नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का हो रहा है पुरजोर विरोध। विभिन्न संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर जताया आक्रोश। मुस्लिम समाज ने भी किया विरोध प्रदर्शन। नाबालिग के दुराचारी को आजीवन कारावास की सजा। 1 वर्ष पूर्व नाबालिग को रुपयों का प्रलोभन देकर किया था दुराचार। डिप्टी रेंजर पर आदिवासी महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लालगढ़ क्षेत्र का है मामला। जिले भर में गहराया खाद्य संकट। किसान काट रहे सोसाइटी के चक्कर। और मौसम में फिर हुआ बदलाव। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। विद्वान विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने शुक्रवार को 8 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी राम प्रसाद उर्फ मम्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक 28 नवंबर 2017 को ग्राम अरनामेटा में स्थित बास डिपो के झाड़ियों में बालिका लकड़ी बीनने गई थी, जहां आरोपी ने उसे रुपए देने का लालच देकर उसके साथ दुराचार किया और वहां से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को दी, जहां परिजनों के द्वारा चांगोचौड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। इस प्रकरण में एक बात यह भी सामने आई है कि पीड़िता एवं उसकी सहेली ने न्यायालय में आकर गवाही दी थी, जो कि एक प्रेरणादायी कार्य है। मामला था दिनांक 28/11/17 को सुबह 10 बजे की बात ग्राम अरनामेटा की है। अभियुक्त जो थी अपनी सहेली के साथ अरनामेटा स्थित बांस का टाल था, लकड़ी का टाल था, वहां लकड़ी चुनने गई थी। तभी वहां आरोपी राम प्रसाद उर्फ मम्मा आया और अभियुक्त की जो सहेली है उसे 10 रुपए देकर कहा कि तू अपने घर जा। फिर जब अभियुक्त की सहेली घर चली गई तब आरोपी रामप्रसाद मम्मा ने अभियुक्त्री के साथ बलात्कार की घटना कारित किया और वहां से भाग गया। अभियुक्त्री वहीं रोते रही, एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जब उसकी बहन वहां पर आई तब उसने अपनी बहन को पूरी घटना बताई। फिर बहन के साथ वो अपने घर गई और घर में जाकर अपनी माँ को पूरी घटना बताई। तब उन्होंने जाकर थाने में रिपोर्ट किया। इस मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामजीलाल ताम्रकार के न्यायालय से आरोपी रामप्रसाद उर्फ मम्मा को आजीवन कारावास तथा 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। किन किन धाराओं के तहत दंड किया गया सर? 5/6 लैंगिक अपराधों से बालिका संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा में दंडित किया गया। किसानों के द्वारा उपार्जन केंद्र में अपनी धान उपज बेचे जाने के बाद अपनी धान की राशि के लिए लगातार बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अब किसानों को आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। शासन के द्वारा किसानों के धान की बकाया राशि भुगतान के लिए 265 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 65 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा कर दी गई है। वहीं शुक्रवार को जिला सहकारी बैंक को 200 करोड़ रुपए का चेक मार्कफेड के द्वारा सौंपा गया है। इस प्रकार 2-3 दिनों के भीतर किसानों के खाते में धान की बकाया राशि जमा हो जाएगी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बालाघाट जिले में जो उपार्जित धान है उसका भुगतान GIT पोर्टल के माध्यम से तकनीकी कारणों से कुछ समय से हो नहीं पा रहा था और सभी किसान बंधु जो हैं इसके कारण परेशान थे। उनके द्वारा शासन को उनकी समस्या से शासन को अवगत कराया गया था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए शासन के द्वारा बालाघाट जिले प्रदेश के 2 अन्य जिलों के साथ बालाघाट जिले को भी GIT पोर्टल पर जो भुगतान है उस व्यवस्था को अब कल से बंद करते हुए और सीधे भुगतान करने की एक व्यवस्था लागू की गई है। उसके तहत आज जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी जी के द्वारा किसानों को भुगतान करने के लिए हमको 200 करोड़ का चेक दिया गया है। कल से ये किसानों के खाते में राशि जमा कराने का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो केंद्र में जाते थे किसान परेशान होते थे, उसी को दृष्टि हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से जो किसान बंधु अभी परेशान थे भुगतान नहीं होने के कारण, तो ये उसी की राशि है और 200 करोड़ की राशि दी हुई है। तो ये भुगतान उनको प्राप्त होगा तो काफ़ी कुछ राशि हमारी जो भुगतान योग्य है वो कितना बच जाएगा? अभी वैसे देखिए 200 करोड़ ये आ गया है, लगभग 150-250 करोड़ की राशि और बचती है। तो ये राशि जैसे ही स्कीम लाइन में हमारी आती है तो आगे की भी राशि। बर्फीले क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी का असर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है।
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हवा का कम दबाव होने के चलते शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। मौसम में हुए अचानक बदलाव के चलते तापमान धाराशायी हो गया और सुबह से ही हल्के काले बादलों ने नीले आसमान को घेर लिया, जिसके चलते एक बार फिर इस मौसम ने फिजाओं में ठंडक घोल दी और मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया। इसी सुहाने मौसम के बीच जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठंडी तेज हवाओं के साथ शाम 4 बजे से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। शाम 7 बजे के दरमियान दर्रा बारिश में बदल गई। कुछ देर के लिए हुई इस बारिश में जहां जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बिजली की चमक व बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की वर्षा हुई, तो वहीं जिले के रजेगांव, लिंगा, लांजी, परसवाड़ा, उकवा सहित अन्य क्षेत्रों में इस बारिश के साथ कुछ समय के लिए ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की छुटमुट बारिश होने की संभावना जताई है। दिखा इधर देखो ये देख रहे हैं इतनी है। मूल्य पर धान के बेचने के बाद जहां एक और किसानों को उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें उर्वरक खाद नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में गहराए खाद संकट का ताज़ा मामला ग्राम पंचायत हट्टा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जहां लोग पिछले 1 माह से खाद के लिए सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। समय बदला, सरकार बदली, लेकिन किसानों की हालत अब तक नहीं बदले। विधानसभा चुनाव में जो सरकार किसानों की हर संभव मदद किए जाने का राग आलाप रही थी, सत्ता में आने के बाद उसी सरकार के राज में किसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं की पूर्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। खरीफ की फसल बेचने के बाद जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों के किसानों ने अपने खेतों में रबी की फसल लगाई है, लेकिन उस फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसानों के पास खाद नहीं है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा जिले की कई सोसाइटियों में अब तक उर्वरक खाद नहीं पहुंचाई गई, जिसके चलते किसानों को रोजाना ही सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटियों में भी खाद न होने के चलते उन्हें खाली हाथ मायूस लौटना पड़ रहा है। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हट्टा का है, जहां की सेवा सहकारी समिति में खाद के लिए आसपास गांव के कई किसान पिछले 1 माह से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। हट्टा की इन सोसाइटियों में किसानों को खाद मिलना तो दूर, सोसाइटी के कर्मचारी अब तक मिल नहीं पा रहे हैं।
जिसके चलते खाद के अलावा अन्य कार्यों के लिए सोसाइटी आने वाले किसानों को इस सोसाइटी से रोजाना ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आपको बताएं कि पहले किसानों को समर्थन मूल्य पर अपने धान बेचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उससे कहीं ज्यादा जद्दोजहद अब उन किसानों के उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए करनी पड़ रही है। वहीं अब वही किसान उर्वरक खाद के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भोजराज गहगए के बताया कि वे 8 फरवरी से खाद लेने के लिए सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ करीब 8 तारीख से सोडा के लिए आ रहा हूँ। आज तक मुझे सोडा नहीं मिला है और ना ही यहाँ कोई कर्मचारी है, ना कोई हमको मार्गदर्शन देता कि आप सोडा मिलेगा, और सोडा मिल ही नहीं रहा है। सोडे की हमको तो बहुत आवश्यकता है। हमारी धान मर रही है, हमारा गेहूं में सोडा लगेगा, ये सब। और यहाँ के कर्मचारी कोई दे नहीं रहे और है ही नहीं कोई, और बोर्ड में कोई सूचना नहीं है। तो कितनी लापरवाही मानते हो ये प्रबंधन? पूर्ण बहुत लापरवाही है। किसान वैसे ही जूझ रहा है, किसान का धान का पेमेंट नहीं मिला है। किसान यहाँ से धान भर के अपने से वो सोसाइटी में दिया है, खुद ही काटा किया है। यहाँ के कर्मचारी ने ना काटा किया है, बस वो कांटे पे बैठते थे, बस हो गया। किसानों का तो बुरा हालत है ना, किसान की इतनी जर्जर हालत है, इतनी बुरी हालत है कि अब अपना दर्द किसको बयां करे। वहीं सोसाइटी के पूर्व संचालक व ग्रामीण किसान भोजलाल बिसेन ने बताया कि वे 15 दिनों से उर्वरक खाद के लिए सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद कब मिलेगी यह बताने वाला भी सोसाइटी में नहीं है। परेशानी की वजह यह है कि विधायक सांसद लोग अपना चुनाव समय पर करवाते हैं और बाकायदा जो सोसाइटियों के चुनाव है, आज 1 साल से पूरा चुनाव ही नहीं हुए हैं। यहाँ पर कर्मचारियों की मनमानी चल रही है, लाल फीता साई दुनिया भर के सब सारे का। अभी धान खरीदी हुई, उसमें भी किसानों द्वारा लाया गया, उन्हें पलटी धान तौलने में सिर्फ जो यहाँ पर हमाल थे वो लोग सिर्फ देख रेख में रहे। ये भी का असुविधा, शासन द्वारा पैसा पूरा आता है, उसका कहाँ गोलमाल करते क्या करते वही जाने। दूसरी बात, आज सभी किसान आसपास के आए, जिनके द्वारा यहाँ आकर देखा तो न कोई कर्मचारी, एकमात्र कर्मचारी लिल्लारे जी, वो बोले सिर्फ अपना कंप्यूटर का काम संभाल रहे हैं, बाकी बोले ऋण माफ़ी में गए हुए हैं। अभी ये पता नहीं अब कहाँ गए हुए हैं, न कोई यहाँ पर बोर्ड पे कुछ जिम्मेदार किसान को कर्ज मुक्त और बोलते हैं कि भय मुक्त बनाएंगे और व्यवस्था अच्छी देंगे, क्या ऐसा लग रहा है व्यवस्था? नहीं, अभी तक तो कोई भी ऐसा इस टाइप की कोई जानकारी नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऋण माफ़ी किस टाइप की होने वाली है। ये सीधे ये है कि जो अपना ऋण वाला था वो वाला पर पैसा नहीं काटा गया है, सीधे जा रहा है। बाकी ऋण माफ़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 15 दिनों से यहाँ सोडा भी नहीं है स्टॉक में, कई लोग के तो परमिट 15 दिनों से कटे हुए हैं फसल। नहीं, अच्छा, ये अभी क्या परेशानी आएगी, क्या दिक्कत आएगी अगर सोडा नहीं? दिक्कत क्या आएगी, अगर समय पे अगर खाद ना जाए तो जो रबी की रोपाई हुई है वो तो ऐसी प्रभावित हो चुकी है। खाद बिना तो सब ऐसी है। अब किसान ने जितनी मेहनत की, जितनी लागत लगाई, वो तो सब बेकार है।
वहीं ग्रामीण महिला कोमलबाई बिसेन ने बताया कि उन्होंने 1 माह पूर्व ही रबी का परा लगाया है, लेकिन उन्हें अब तक खाद नहीं मिल पाई है। कैसे आना पड़ता है यहाँ पर? सोडा के लिए आई हूँ जी। मैं तो 1 महीना हो गया परा लगाया है, तो हमारा रोपा मर रहा है, हमको सोडा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हमारा खेती का उपयोग कैसे करेंगे? हम कर्जा कर कर के परा लगाए हैं और अब वो परा से कैसा हम उपयोग लेंगे? हमारे को सोडा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कितने चक्कर लगा लिए आपने? हमने 1 महीना हो गया चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर, और धान दिए हैं इसमें तो काटा भी। हमारे यहाँ छोटा सा लड़का था, मेरा छोटा सा लड़का ने काटा किया, मार्का लगाया, उसका भी हमको कुछ नहीं मिला। और धान जो दिए हैं सोसाइटी में तो अभी तक के पैसा नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान सोसाइटी हट्टा के लेखापाल सुंदरलाल लिल्लारे ने बताया कि खाद सोसाइटी में आ गया है, लेकिन उसे वितरित करने वाले कर्मचारी मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। ये बताइए कितने का स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ है 4 लोगों का। 4 लोगों का। 4 से 5 लोगों का ना? हाँ। तो अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? अकेला हूँ मैं। तो बाकी लोग? एक राशन दुकान चला रहा है, 2 बालाहाट गए ऋण माफी वाले काम में, और एक की तबीयत खराब है, इलाज कराने गए। अच्छा, तो ये अभी खाद वाद की क्या स्थिति है? खाद कल आया, हमने खाली करा ली है। अब यह है कि वितरण के लिए व्यक्ति नहीं है सही कोई। अपन भी ऋण माफी के काम में लगे, वो भी ऋण माफी के काम में लगे, और मैं वैसे भी पैरालिसिस वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं बनता है। अच्छा, तो ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं पैरालिसिस वाला हूँ ना। अच्छा। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि जिन सोसाइटियों में खाद उर्वरक की कमी है, उन सोसाइटियों में मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध कराई जा रही है और 1-2 दिन में सभी सोसाइटियों में खाद का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, बीच में आपका कहना ठीक है, समस्या कई जगह आई थी, जिसको हमने जीएम साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको सॉर्ट आउट करने की बात करी है। कई जगह हमारे डबल लॉक में फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। 1-2 जगह ये चीज़ आई थी कि फर्टिलाइज़र समिति में नहीं था। अभी उसके लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अभी एक रैक लगने वाली है, कल परसों में आपके यहाँ यूरिया की एक रैक लग जाएगी। फर्टिलाइज़र की ऐसी कोई मतलब मेजर समस्या अपने ज़िले में नहीं है। जहाँ जहाँ से डिमांड आती जा रही है, समिति अपना उठाती जा रही है। फिर भी कई जगह पहुंच चुका है, लेकिन अभी वितरण नहीं किया जा रहा है। 15 से 20 दिन हो गए, किसान लोग लगातार सोसाइटी के चक्कर काटते हैं। कई है जैसे आदिवासी इलाके में है, अभी हट्टा से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की अमूमन स्थिति बनी हुई है। तो नहीं, ऐसी कोई यदि कहीं समस्या आ रही है तो उसको अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। यदि समिति के पास खाद उपलब्ध है पर किसान को चक्कर नहीं काटने देंगे, समिति से कोशिश करेंगे कि किसानों को खाद उपलब्ध हो जाए, समय पे उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था बनाएंगे। सवाल ये नहीं है कि इन किसानों को खाद कब मिलेगा या फिर किसानों का पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें अपने घोषणा पत्र में किसानों के विभिन्न मुद्दे छपवाकर उसकी हर संभव मदद किए जाने और उनके उत्पादन को बढ़ाकर उनका उचित दाम दिलाने के वादे करती है, तो फिर अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को हर वर्ष तरह तरह की परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती है। जनपद पंचायत बहेर के ग्राम सेरपार में चाइल्ड लाइन टीम बालाघाट के द्वारा बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए ग्राम पंचायत भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई से सुश्री संगीता वानकर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस बैठक के संदर्भ में चाइल्ड लाइन के कर्मचारी श्री गिरी गोस्वामी ने आवश्यक जानकारी दी। डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक श्री अमित चार्ल्स भी है। कार्यकर्ता लोग भी आएंगे आपके आगे? जी हाँ, साथ में हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी, चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर सर है, पूरी टीम है, चाइल्ड लाइन की टीम है, जो हम इस एरिया में बच्चों के अधिकारों के प्रति जितने भी बच्चे हमें इस प्रकार से ग्रसित मिलते हैं, जैसे कोई बच्चा गुम गया हो, भाग गया हो, या किसी बच्चे किसी ने किडनैप कर लिया हो, ऐसा कोई बच्चा जो बीमार रहता हो, शोषित बच्चा हो, किसी बच्चे के माता पिता ना हो, कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करता हो, कहीं बाल विवाह हो रहा हो, इस प्रकार के मामलों में हम लोग हस्तक्षेप करते हैं और उस बच्चे को पूरी सहायता हम लोग 10 नवंबर की मदद से करते हैं। विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा शासनकाल के 15 वर्षों में कांग्रेसियों पर दर्ज किए गए विभिन्न राजनीतिक अपराधों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सहित अन्य कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कांग्रेसियों पर दर्ज हुए विभिन्न मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की।
आपको बताएं कि 15 वर्ष का वनवास खत्म कर मध्य प्रदेश में सत्ता पर पुनः कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेसियों पर लगे राजनीतिक अपराधों को वापस ले जाने की बात कही थी, जिसके तहत कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर राजनीतिक अपराधों को वापस ले जाने की मांग की है। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान NSUI के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि सत्ता में काबिज रहने के दौरान बीजेपी के इशारों पर समय समय पर कांग्रेसियों पर कई मामले दर्ज किए गए थे। बीजेपी की सत्ता को मध्य प्रदेश से हटाने के लिए जो कांग्रेस के साथियों के द्वारा बालाघाट जिले में यूथ कांग्रेस NSUI और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो 15 सालों से लगातार आंदोलन करते हुए आए हम, चाहे वो 21 तारीख का जन आंदोलन हो, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध हो, चाहे वो संजय पाठक जी को काले झंडे दिखाने का काम किया जितनों ने साथियों के द्वारा, और जिससे बीजेपी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो यूथ पर मामले बनाने का काम किया था, आज इनके संघर्षों के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को हटाने का काम किया है पूरे युवाओं ने, जिसके चलते हमारे कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा जी के द्वारा कुछ दिनों पूर्व घोषणा की गई थी कि जितने भी युवाओं पर राजनीतिक प्रकरण बनाया गया है उसे हटाया जाएगा। उसी की प्रक्रिया को चरणबद्ध करते हुए आज हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में सभी लोग उपस्थित होकर कलेक्टर को अपने अपराधों का जखीरा, जो कि राजनीतिक मामले थे, उनका जखीरा जो कि अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर हमारे ऊपर थोपे गए थे, देने का काम कर रहे हैं हम। और इसी के माध्यम से लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर हम फिर से नए आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत 2 दिवसीय कैरियर अवसर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा किया गया। इस कैरियर अवसर मेले में विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को उनके कैरियर के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गई। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाटे ने बताया कि इस कैरियर अवसर मेले में बाहर की कंपनियां भी आई है, युवाओं का प्लेसमेंट होने की संभावना है। उस पर प्रमोशन और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। उसी बाबत हमें यहाँ पर MP में भी रिक्रूटमेंट करना है प्रोजेक्ट एक्विजिशन ऑफिसर्स का। प्रोजेक्ट एक्विजिशन ऑफिसर्स की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास है, और मुझे लगता है कि यहाँ जितने बैठे हुए सारे 12th क्लास पास हो चुके होंगे। सैलरी जो है इसकी 18,000 रुपये प्रति माह है। मगर बड़ा दुख का विषय है कि जब मैं लोगों से सैलरी के बारे में पूछता हूँ तो बहुत कष्टदायी आंसर मिलते हैं, बहुत दुखदायी आंसर मिलते हैं। अपने आप को जॉब के लिए पक्का करना, ठीक है ना, ये अपनी पढ़ाई करें और साथ में अपना जॉब करें। ये जटाशंकर कॉलेज की तरह MP में और भी कॉलेज हैं जहां आपके जैसे लोग पढ़ रहे हैं और आपके साथ ही पढ़ के निकलने अपने आप को वाकई प्रूफ
अभी हमने कुछ समय पहले, 1 महीना पहले, कॉमर्स डिपार्टमेंट में बाहर की कंपनियों को आमंत्रित किया था, जिसमें प्लेसमेंट की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई थी। वो कंपनी थी विक्ट्री टर्मिनल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। उसमें केवल कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि साइंस साइड के भी स्टूडेंट उसमें शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि केवल हमें कॉमर्स के, वो भी स्नातक। हाँ, इसलिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियों को उन्होंने यहाँ पर कैंपस में सम्मिलित किया। उसमें लगभग मोर देन 100 लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेशन लिया और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत 2 दिवसीय कैरियर अवसर मेले का आयोजन किया गया है 15 और 16 को, जिसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर दीपक आर्य जी ने किया है। और यहाँ पर विभिन्न शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें कैरियर के अवसर कैसे प्राप्त हों उसके बारे में जिले के समस्त महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। बाहर से कोई कंपनी आई है? बाहर से 1 या 2 कंपनी आई हुई है, वो विजयवार सर उसके संयोजक हैं, वो उनको पता है। तो उनका चयन किया जाएगा क्या? उनका चयन किया जाएगा, विधिवत उनका रजिस्ट्रेशन करके, और कंपनी उनका को चयन करेगी, जिससे प्लेसमेंट भी होने की संभावना है। गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। यह कार्ड जहां एक और जिला अस्पताल एवं अन्य केंद्रों में आयुष्मान मित्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, वहीं शासन के निर्देशों के तहत जिले के ग्राम पंचायतों में भी यह कार्य आरंभ कर दिया गया है। लेकिन सर्वर की समस्या के चलते आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। शुक्रवार को नगर से सटे ग्राम पंचायत आंवलाझरी में ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया विगत 2 दिनों से जारी है, जहां सर्वर की वजह से आयुष्मान कार्ड बनाने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कर्मचारी विजय कुमार मानेश्वर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है, लेकिन सर्वर की वजह से कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। सर हमारे पास ऑर्डर आया है कि 3 से 4 दिन में सबके मतलब एक ग्राम पंचायत में हो जाए, तो हम जल्दी से जल्दी 2 सिस्टम में काम कर रहे हैं। एंड अभी 300 कार्ड हो चुके हैं, बाकी अब नॉर्मल जितने जन आते हैं उतने के आज नहीं तो कल हो जाएंगे और कल लास्ट डेट रहेंगे। तो इसकी कोई जानकारी आपने ग्राम पंचायत में दी है या? हाँ, ग्राम पंचायत में हमने लेटर दिए थे, सरपंच महोदय से मिले थे, सरपंच महोदय ने उस पर साइन कीजिए कागज में, परमिशन लेटर दिए। यानी जो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से जो आप बता रहे हैं आंकड़े, क्या पर्याप्त हैं? जनसंख्या तो ऐसा है कि आधे लोग सर्विस में, तो सर्विस वालों का नहीं हो रहा है, जितने गरीब लोग हैं उन लोगों का हो रहा है, जिनका बीपीएल कार्ड है और श्रमिक कार्ड है। अच्छा, बस काफ़ी वक्त लग रहा है, कारण क्या है? साइट बिजी होने के कारण, ऑल इंडिया ये साइट चल रही है, इसलिए ये बहुत बिजी चल रही है, इसलिए काफ़ी वक्त लग पा रहा है, वरना मैक्सिमम 2 से 3 दिन में एक जगह हो जाना चाहिए। अच्छा, कितनी राशि ली जाती है इसमें? 30 रुपये। 30 रुपये, ये किस लिए ली जाती है? 30 रुपये जो कार्ड बनेगा उसमें 30 रुपये का कार्ड बनेगा, उसमें जो आईडी है उससे 10 रुपये 68 पैसे वो कट रहे हैं, और बाकी का फिर वो कार्ड बनने का चार्ज है। क्या नाम है आपका? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को कर्ज माफी की जानकारी देने के उद्देश्य से कर्ज माफी रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर कर्ज माफी की जानकारी प्रदान कर रहा है। किसानों को एलईडी के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जा रही है। सुरेश उइके। उइके जी कहाँ रहते हो? मैं परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा।
ग्राम कोसमी, पोस्ट भिकवाड़ा। अच्छा ये बताओ, ये रथ लेकर के आए, कहाँ से लेकर के आए और कब से स्टार्ट हुआ था ये? जी ये 9 तारीख से चालू है। कहाँ से? ये बमनी से। बमनी से चालू है। हाँ, क्या करते हैं इस रथ को लेकर के आपको? ये हम बता रहे हैं, इसमें प्रचार हो रहा है कर्ज माफी वाला। अच्छा, ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से रथ निकाला गया? जी सर। क्या क्या बताया जा रहा है किसानों को इसमें? इसमें हमको चिप्स दिया गया है और LCD जो रखी है गाड़ी में, उसके माध्यम से प्रचार होता है। तो क्या प्रचार कर रहे हैं आप लोग? उसमें पूरा लिखा हुआ, वो वीडियो है ना बना हुआ, किसान ऋण माफी को लिख करके। हाँ। लालबर्रा स्थित बस स्टैंड में 15 फरवरी को बस एजेंटों के द्वारा वन्य पक्षी उल्लू को पकड़कर लाया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान बस एजेंटों के द्वारा वन्य पक्षी उल्लू को पकड़े जाने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन अमले ने मौके पर पहुंचकर वन्य पक्षी उल्लू को बरामद कर उसका उपचार करवाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। आपका नाम? फिरोज खान, बस एजेंट लालबर्रा। भैया ये हमारी जो कौशल ट्रेवल्स की बस चलती है लामता से बालाघाट, उसमें हमारे ड्राइवर साहब है लतीफ़ भाई। तो गाड़ी जब चल रही थी तो इस उल्लू के पीछे कौवे लोग पड़े हुए थे, तो वो अचानक ही बस के अंदर घुस गया। उनने यहाँ पर आकर बताया तो आप लोगों को फ़ोन करके और फॉरेस्ट वालों को इत्तला देकर के। तो कहाँ पे है लालबर्रा? चिड़लई से लामता के बीच में, वहाँ पर ये उड़ते हुए सीधे उसमें चले गए अंदर। तो ये बस में पकड़ के अंदर रख लिया गया? बस में पकड़ करके यहाँ ले आए और अब अभी जो है बता रहे हैं तो किसी को सूचना दी और फॉरेस्ट ने बताया कि मामले के संबंध में श्री सोनी ने आवश्यक जानकारी दी। आज मेरे को 2:30-3 बजे के लगभग खबर मिली कि बस में लामता से आने वाली बस में, लामता से लालबर्रा आने वाली बस में एक उल्लू घुस आया है। तो मैं अपने स्टाफ को भेजा वहाँ पर। स्टाफ को भेजने के बाद उल्लू को पकड़ के बुलवाया और पकड़ के बुलवाया, पंचनामा मौके का पंचनामा बनाया और पंचनामा बनाने के बाद उसको मैंने अस्पताल भेजा है पशु चिकित्सा कि वो कहीं से इंजूरी तो नहीं है, कहीं चोट मोच तो नहीं है, और अगर ऐसा होता उसको कुछ है तो इलाज कराया जाएगा। और अगर स्वस्थ लालबर्रा थाना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी US सोनी पर आदिवासी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महिला जंगल से लकड़ी लेकर घर आ रही थी, तभी रेंजर सोनी के द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने डिप्टी रेंजर श्री सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सर क्या मामला है? शेलुआ निवासी एक आदिवासी महिला के द्वारा डिप्टी रेंजर जो है वहाँ उमाशंकर सोनी, इनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है कि जंगल में अकेले देखकर उसके साथ छेड़छाड़ में घटना घटित हुई। तो उस पर IPC और रेस्टोरेसिटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत करके जाँच में लिया। तो अभी और आगे क्या कार्रवाई होना है इसमें? अब अगले में उसमें जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। कब की घटना बता रही महिला? आज सुबह की बता रही, आज की घटना है। वहीं इस मामले में डिप्टी रेंजर श्री सोनी का कहना है कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है और उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुझे सुबह पुलिस थाना से फोन आया था कि आपको खिलाफ कोई रिपोर्ट मांगी दर्ज की, तो मैं वहाँ से अपने घर से गंजई से लालबर्रा आया। तो सर जिस तरह से मतलब महिला के द्वारा वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मैं कहीं गई नहीं, आज मैं अपने घर ही में हूँ, क्योंकि रात के 10 बजे 10:30 बजे मैं लौटा हूँ सिवनी से और बुखार वखार सब हल्का तो आराम कर रहा था। मैं ज़रूर गया हूँ मगर घर से कहीं नहीं गया। और फिर विभाग के कर्मचारी आ गए, लेबर मजदूर आ गए कि पेमेंट कब हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो सर तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई साजिश है आपको फंसाने की? साजिश है, पूरी साजिश। किसके इनके पीछे किनका हाथ होगा? इनके पीछे हो सकता है रेत माफिया, वन माफिया, ये लोग हो सकते हैं जो हमारी कार्य प्रणाली से अप्रसन्न है। तो सभी अभी आप थाने आते तो क्या कहना है यहाँ के? देखिए यहाँ तो मैं बोल दिया कि मैं नहीं गया, कहीं नहीं गया ना, ऐसी कार्रवाई मेरा इन्वॉल्वेशन कहीं से है। और प्राय लोग मुझे लालबर्रा में गंजई में 10-12 साल हो गए, सब अच्छे से जानते हैं, ऐसी कोई गतिविधि में अपन संलिप्त नहीं। उषा चेतना मंच के तत्वाधान में शुक्रवार को नगर के साई मंदिर परिषद में महिला जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिलाओं के वैचारिक आदान प्रदान के उद्देश्य से इस सम्मेलन में
विधि, स्वास्थ्य सहित अन्य विषयों से संबंधित विशेषज्ञ को बुलाया गया, जहां महिलाओं को इस संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गई। महिला जन जागृति के इस सम्मेलन में नगर की महिलाएं और स्कूल कॉलेजों की छात्राओं सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रही। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उषा चेतना मंच संयोजिका वर्षा शास्त्री ने बताया कि महिलाओं में वैचारिक आदान प्रदान करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ जैसे विधि, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ को बुलाया गया है, जो महिलाओं और तरुणियों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। मैं श्रीमती वर्षा शास्त्री उषा चेतना मंच की संयोजिका हूँ। महिलाओं में वैचारिक आदान प्रदान के लिए हमने यह कार्यक्रम किया है और क्या क्या बताया जा रहा है मैडम इस कार्यक्रम? इसमें विविध विशेषज्ञों को बुलाकर, जैसे विधि विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, इनको बुलाकर महिलाओं की और तरुणियों की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बाईपास रोड सरेखा निवासी एक व्यक्ति ने एक बोलेरो वाहन किराए से लेने के बाद वाहन मालिक से पूछे बिना उसकी बिक्री कर दिया। धोखाधड़ी के इस मामले में कोतवाली पुलिस ने भरवेली निवासी बेनीराम हरिनरवार की गई शिकायत आरोपी शेखर बोरकर बाईपास रोड सरेका निवासी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक शेखर सरेका बाईपास में मोबाइल शॉप के अलावा ट्रेवल्स का काम करता था। पिछले वर्ष 2018 में शेखर बोरकर ने बेनीराम की बोलेरो 11 माह के लिए 13,000 रुपये प्रति माह से किराए पे लिया था, जिसे उसने 60,000 रुपये में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर जगह जगह लोगों के द्वारा इस घटना का विरोध कर प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर में भाजपा के द्वारा इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा कार्यालय से रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां भाजपाइयों ने इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। इस संदर्भ में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत हमारे जवान रखते हैं। आज जिस प्रकार से समाचार प्राप्त हुआ कि कल 3:00 के कुछ मिनट पर पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की, हमारे जम्मू से श्रीनगर के लिए निकले हुए जवान और उनकी गाड़ी में सुसाइड वैन के द्वारा एक आत्मघाती जो हमला किया गया, जिसमें हमारे करीबन 39 हमारे देश के नौजवान, हमारे शहीद सैनिक शहीद हुए हैं। और आज पूरे देश में इस बात का गुस्सा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, अब समय आ गया है कि हम ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाएं और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देना चाहिए। हम मोदी जी से भी आग्रह करते हैं, बालाघाट की जनता, हमारे कार्यकर्ता, कि अब समय है, जिस प्रकार से आपने उरी हमले के समय एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला होना चाहिए कि पाकिस्तान त्राही त्राही कर उठे। छोटा सा पाकिस्तान आज हमारे ऊपर जिस प्रकार से हमको परेशान कर रहा है, आज भारत की जनता अब शांत बैठने वाली नहीं है। इसी तरह इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन नूरी के बैनर तले मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी आज काली पुतली चौक पहुंचे, जहां उन्होंने आतंकवादी घटना पर कड़ा विरोध जाहिर करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। जिसके बाद समस्त पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर देश को आतंकवाद मुक्त कराने ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। हमारे जितने मुसलमानों के संगठन हैं, उन्होंने आज जो आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से हुई है और हाफिज सईद के, तो मैं पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं
कि जिस हाफिज सईद को पूरा दुनिया आतंकवादी मानती है, चीन उसको अच्छा इंसान बोलता है, तो हमारी सेना पाकिस्तान को निपटा देगी, लेकिन हमारे पूरे भारतीय चीनी सामान का विरोध करें, हम चीन को निपटाएंगे, चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। इस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला जो चीन है, हम उसको भी निपटाएं और हमारी सेना कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को निपटा सकती है, इतनी ताकत है। और हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, पूरे भारत के मुसलमान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। वहीं भरवेली में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि आतंकवाद को फैलाने वाले आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करके देश में अमन चैन कायम रखे। ये घटना बहुत शर्मनाक है और ये समझ लीजिए कि हमारे वतन पर हमला है पाकिस्तान का। आतंकवाद ये जो हमारे सैनिकों को, जो हमारी देश की, हमारे वतन की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, उन पर जो कायराना हरकत की है, हम भरवेली के तमाम मुसलमान उसकी घोर निंदा करते हैं। और उन जो शहीद हुए हमारे जवान हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। वहीं इस घटना के विरोध के स्वरूप सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने एकजुट होकर हनुमान चौक से कैंडल रैली निकाली। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां इस घटना के खिलाफ आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इसके बाद यह रैली शांति का संदेश देते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां वीर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रख देंगे। हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, हम भारत सरकार से अब की बात अरे जब आतंकी भागेंगे, जब आतंकी भागेंगे, भारत माता की जय। पाकिस्तान हर में घुसकर मारेंगे, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद के हमले को जला दिया गया है। धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हमारे शहर के और तमाम नागरिकों का, तमाम डॉक्टरों का। वहीं समाज सेवी मनोज टेमरे के नेतृत्व में जागरूक युवाओं ने काली पुतली चौक में घटना पर जमकर आक्रोश जाहिर किया और पुतला दहन कर खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर आतंकियों का खात्मा करने कड़े निर्णय लिए जाने की मांग की। अभी हमने समस्त जागरूक द्वारा अभी आपने देखा होगा, हमने अपने रक्त से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री जी अब कोई चर्चा ना करिए, अब खून का बदला खून और ऐसे पाकिस्तानियों से कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ से जब कोई सैनिक पाकिस्तान में जाकर के इतनी बड़ी आतंकी को बहुत कम मात्रा में ही अंजाम देता है, पर ऐसा क्या होता है कि बार बार हमारे देश के शहरों में घुसपैठी लोग आते हैं, आतंकवाद आते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के ही कुछ गद्दार उन आतंकियों का साथ देते हैं, ऐसे गद्दारों को भी चुन चुन करके। वहीं शाम को मायून नगरी ग्राम भरवेली में असंगठित कामगार कांग्रेस और ग्राम के जागरूक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद का पुतला भी दहन किया और इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। कल 14 तारीख को हमारे देश के जवानों के ऊपर जो धोखे से हमला किया गया पुलवामा में, हम उसका आज विरोध करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज एक कैंडल मार्च निकाले हैं। और आतंकवाद के विरोध में पूरा देश आज जो आक्रोश और जो आक्रोश की घड़ी है उसके लिए हम आज जो सरकार है उसके साथ हैं, हमारे जवानों के साथ है, जो शहीद हुए उनके परिवारों के साथ है, हमारी पूरी भारत पूरा देश, विपक्ष हो सत्ता हो, सभी लोग हम उन लोग के साथ हैं। और आगे ऐसी घटना ना हो उसका विरोध करने के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। कल दिनांक 14 तारीख को हमारे देश में एक गांव है पुलवामा, जहां पर आतंकवाद द्वारा हमारे सीआरपी के नौजवान लोग जा रहे थे, उनकी गाड़ी को अटैक कर जो बारूद से उड़ाया गया है और 40 लोग जो शहीद हुए हैं सीआरपी के जवान, हम उनको आज हमारे ग्राम भरवेली की ओर से यहाँ हमारे जनपद सदस्य भूरू पटेल, उप सरपंच मुबीन, रवि शिववंशी जी, परवेश पटेल
सतीश दुबे जी और युवा लोगों के द्वारा आज उनकी आत्मा को के लिए हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और जो लोग इस विस्फोट में जिनको यानी नुकसान हुआ है उनको भी हम स्वास्थ्य के लिए हम शुभकामनाएं। वहीं वाराणसी में भी इस घटना को लेकर जय स्तंभ चौक में भाजपाइयों के द्वारा पाकिस्तान का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा रैली भी निकाली गई। इस घटना को पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कायराना हरकत बताया। ये बहुत दुर्दांत घटना है और ये पाकिस्तान की असहिष्णुता है। ऐसी हरकतें पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से और वर्षों से कर रहा है कश्मीर में, सीमाओं में, और इसका प्रतिकार बार बार सरकार करते आ रही है। पाकिस्तान ने कई बार मुंह की खाया युद्ध में, चाहे वो अटल जी के साथ उनका कारगिल का युद्ध हो या अन्य युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आता। और हम तो एक बात कहते हैं कि कुछ भी जो करना है वो बता के करना चाहिए, है? इस तरीके से पीठ में खंजर भोंकना वो ठीक विषय नहीं है। वहीं वाराणसी के शहीद स्मारक गोलीबारी चौक पर जीनियस किड्स प्ले स्कूल के बच्चों ने पुलवामा में हुए शहीदों की शहादत को याद करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के कल पुलवामा में जो घटना हुई है वो पाकिस्तान द्वारा की गई कायराना हरकत है और लगातार वो कोशिश करते रहता है हर समय पाकिस्तान। उसका मुंह जवाब हमारी सरकार दे रही है और इस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं। हमारी सरकार जल्द ही इस घटना के लिए कोई न कोई बड़ा कदम। लालबर्रा बस स्टैंड स्थित गांधी मंच पर कौमी एकता कमेटी लालबर्रा के तत्वाधान में 15 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, व्यापारीगण व ग्रामीण मौजूद रहे, जिनके द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन कर आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसके अलावा इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की गई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो, देश की सेना की हिफाजत करो, देश की सेना की हिफाजत करो, मोदी जी आगे बढ़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ है, पूरा देश साथ है। गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे। कौमी एकता के आह्वान पर लालबर्रा में बस स्टैंड हृदय स्थल पर देश के 42 शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। वह पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक एक अमर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी पार्टी और अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सादर नमन करता हूं। कल शाम को जो 4 बजे घटना हुई, मैं लगातार उसको टेलीविज़न पर देख रहा था। मुझे ऐसा
महसूस हुआ, इतना दुख हुआ। शायद मेरे परिवार में भी कोई घटना घटती गमी होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। ये सैनिक थे जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, रात की नींद बढ़िया सोते हैं। आज उन्हीं सैनिकों को जब मैंने दर्द देखा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का हो रहा है पुरजोर विरोध। विभिन्न संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर जताया आक्रोश। मुस्लिम समाज ने भी किया विरोध प्रदर्शन। नाबालिग के दुराचारी को आजीवन कारावास की सजा। 1 वर्ष पूर्व नाबालिग को रुपयों का प्रलोभन देकर किया था दुराचार। डिप्टी रेंजर पर आदिवासी महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लालबरा क्षेत्र का है मामला। जिले भर में गहराया खाद्य संकट। किसान काट रहे सोसाइटी के चक्कर। और मौसम में फिर हुआ बदलाव। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।